तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है कि देश को खाना देने वाला ही आज भूखा मर रहा है। यूरिया केमिकल की बात करें, इतना महंगाई बढ़ चुकी है खेती के माध्यम से, लेकिन आमदनी जो है पूरी तरह से राजनीति भ्रष्टाचारियों के चक्कर में जो है बढ़ती जा रही है। तो किसान के दर्द को थोड़ा, पहले मैंने कभी कविता गाई थी, अगर थोड़ी गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। छोटा सा मैं किसान हूँ, भूख से मैं मरता हूँ, रोज रोज रो रो करके मैं सोता हूँ। ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं भारत का किसान हूँ, हाँ मैं भारत का किसान हूँ। सोच सोच के डरता हूँ, रोज रोज मैं मरता हूँ, दूसरों को खाना देता हूँ और खुद ही खाने को तरसता हूँ। शायद चाहने कोई नहीं, मैं खूब सताया, खून के आंसू भरता हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ, हर चीज को जानता हूँ, फिर भी मैं अनजान हूँ। बदकिस्मती से मैं इस देश का किसान हूँ, हाँ मैं भारत के चाहने वालों, मैं भारत का जवान हूँ और छोटा सा मैं किसान हूँ, छोटा सा मैं किसान। तो मेरा बसंती चोला के साथ आपके भीतर कहते हैं कि जैसा माहौल होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है, वैसा ही आचरण हो जाता है। तो देशभक्ति के गीत के साथ हम शुरुआत करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओ मेरा नंद बसंती चोला, मेरा नंद बसंती चोला, मेरा शिवाजी के अपनी जान पे, जिस चोले
कभी विदेशी का प्रयोग नहीं किया और वह इसी प्रचार का आधार पर जीते रहे कि हमारा संपूर्ण राष्ट्र स्वदेशी अपनाकर संपूर्ण स्वराज्य बने। लेकिन उसका सपना हमें पूरा करना है, उनके बाद भी वह सपना मरना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य हमें बिना हुए उसके आगे हमें नतमस्तक होते रहना चाहिए। हम में से कितने भाई हैं जो अभी भी विदेशी वस्तुओं का घरों में प्रयोग करते हैं, स्वयं अपने निजी स्तर पर विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, डीओ या फिर तेल, वॉशिंग मशीन आदि किसी भी प्रकार की जो है वॉशिंग पाउडर या साबुन के द्वारा विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ये तो छोटी सी बात है स्वदेशी की, एक पहलू है स्वदेशी का। यह संपूर्ण परिभाषा नहीं है स्वदेशी की। मन में निश्चय करना है कि सभी ने जो है केवल जीवन में वस्तुओं का ही नहीं, विचारों का और भाषा का भी स्वदेशी का पालन करना है। इसीलिए जो भी हम किसी से विचार विनिमय करें वह स्वदेशी के आधार पर हो, ना कि कोई वेस्टर्न कल्चर के आधार पर हो। यह हमारे जीवन में अगर हम उतारेंगे तभी हमारे बच्चों में संस्कार आएंगे और तभी हमारे बच्चे सलमान खान और माइकल जैक्सन बनने से बचेंगे। नहीं तो उन्हीं की तरह संस्कार और उन्हीं की तरह तैयार होना होगा। तो हम दोनों साथ में ही गाएंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो कोटि कोटि कंठों से गूंजे स्वदेशी उनकी विचार मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं करीब थोड़ी दीजिए। मर जाओ तो
और आइए आप और चतुरी प्रदीप जी निश्चित के बीच में समय को गवाते हुए मैं साउंड को देखना खास ये कुछ चलता है। मैं परम शुभ प्रदीप जी करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश सूरत चाहिए इसके साथ पतंजलि योगपीठ और स्वदेशी को मानने वाली सभी संस्थाओं के पदाधिकारी आपके बीच में देवास शहर में एक बार पहले भी आया था संजय भाई से कुछ बातचीत करने के लिए। दोबारा फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ। हमारे वकील साहब ने आग्रह किया कि देवास में भी आपको आना है, तो मन हुआ कि आप सबको चल के छोटी बातचीत किया जाए। इसलिए वकील साहब का भी आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा मौका उपलब्ध करवाया कि आप सब राजीव भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार उनके यहाँ व्याख्यान हुए हैं, उनकी सीढ़ियाँ सुनी हैं, काफी लोग उनके साथ में भी रहे हुए हैं, तो अच्छी तरह से उनके व्यक्तित्व और विचार को आप जानते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, लेकिन बस 5 मिनट में संक्षेप में अपनी बात कह के फिर आगे की बात कहना चाहूँगा। अचानक से राजीव भाई का जाना हम सबको स्वीकार नहीं है, आज हम स्वीकार नहीं है। बहुत सारे साथी जो काफी निकट रहे हैं वो फिर मानते ही नहीं है कि राजीव भाई नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है कि राजीव भाई व्याख्यान देने के लिए गए हुए हैं, 2-4 महीने में वापस लौट के आएंगे तो फिर से उनसे मुलाकात हो जाएगी। ऐसा हम सबको लगता है, हमें भी लगता है, क्योंकि 25 साल से आदत पड़ गई, 2 महीने बाहर, 3 महीने बाहर, 4 महीने बाहर, फिर
वो दिल्ली में था और रात में भी वहाँ था। सुबह करीब 5:30 बजे वहाँ से निकला और फिर उसके बाद जब शाम के हरिद्वार में गए तो मैं भी हरिद्वार गया। दूसरे दिन शाम में हरिद्वार पहुँचा। तो जितने भी साथी थे इस पर से आए थे वो यही कह रहे थे कि अगर राजीव भाई होते तो शायद इस पूरी स्थिति का नक्शा तो दूसरा होता, लेकिन स्वीकार करनी ही पड़ेगी और हम सबको मिलके राजीव भाई की कमी पूरी करनी पड़ेगी। जब राजीव भाई का अंतिम संस्कार हुआ हरिद्वार में तो सामान मेरे स्वामी को बोला कि स्वामी जी आप ऐसा मत समझिए कि राजीव भाई नहीं है तो कैसे होगा। मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आज एक राजीव भाई नहीं है, आप 1-2 साल का समय दीजिए, कम से कम 10-20-25 राजीव भाई तो हम ही पैदा करें। इस देश की माटी ऐसी है, इस देश की तासीर ऐसी है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तो बहुत सारे लोगों ने भगत सिंह को समझाया कि भाई एक माफीनामा लिख दो वायसराय के नाम, तो कम से कम जान बच जाएगी और आप दुगनी ताकत से अंग्रेजों के खिलाफ कर सकते हैं। तो भगत सिंह ने भी यही जवाब दिया कि भैया आप मेरी चिंता क्यों करते हो, इस देश की मिट्टी ऐसी है, इस देश की तासीर ऐसी है कि एक भगत सिंह खत्म होगा तो 100 भगत सिंह पैदा हो जाते हैं। जो भारत स्वाभिमान की लड़ाई है राजीव भाई ने जो शुरू की, आपने जो शुरू की है कभी बंद होने वाली नहीं है। एक राजीव भाई नहीं है, सैकड़ों राजीव भाई पैदा हो जाएंगे, उनका स्वरूप दूसरा हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई तो लगातार चलनी है और ये लड़ाई लगातार में चलानी है। हो ऐसा मैंने उससे सीखा। फिर वर्धा में बहुत सारे साथी इकट्ठे हुए 2 जनवरी को, वहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा गैलरी रखा था, तो वहाँ पे सभी की ये चिंता थी कि आगे कैसे करेंगे, कैसे होगा, कौन इस पूरी आग को जलाए रखेगा, कौन पूरे देश भर में घूमेगा। तो हम सब साथियों ने मिलकर ऐसा सोचा कि भाई कम से कम एक राजीव भाई नहीं है, हम छोटा राजीव भाई बराबर हो जाए, जो भी कुछ गाड़ी तो हमारी चलने लगेगी। उसी संकल्प के साथ हम लोगों ने ऐसा तय किया। मैं कभी व्याख्यान देने को नहीं निकला आज तक, पिछले 24 वर्षों से राजीव भाई के साथ जिससे पहली घटना हुई और जिससे उन्होंने सामाजिक जीवन में पहली बार प्रवेश किया, भोपाल गैस कांड की दूसरी बरसी थी। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, 1986 में दिसंबर 1986 में उसकी दूसरी बरसी इलाहाबाद में मनाई गई थी। तो एक भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के अब्दुल जब्बार करके हैं, भोपाल शहर में रहते हैं, वो आए थे और उन्होंने अपना बयान पूरे इलाहाबाद के लोगों के सामने रखा कि देखिए जी इतने हजार लोग मर गए हैं, सरकार मुआवजा नहीं देती है, मुआवजा देती है तो टुकड़े टुकड़े में मुआवजा देती है। सरकार 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 25,000 तक के मुआवजे पर बात कर रही है और जो फॉरेन इंडस्ट्री है उसको सरकार ने बता दिया है, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं तो 20 साल लग रहे हैं, 25। बताइए क्या करना है। अब्दुल जब्बार ने कहा कि हमको गाँव में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और इस काम को आगे बढ़ाने में ठीक है, आप चलो कहाँ चलना, मैं चलता हूँ। तो उस समय तो BSc के विद्यार्थी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है स्कूल कॉलेज में निकलते हैं। तो 2-3 दिन तो अब्दुल जब्बार साहब के साथ वो हॉस्टलों में निकले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। अब 2-3 दिन में निकलने में उनको ज़्यादा विषय की जानकारी भी नहीं थी, लेकिन 2 दिन में उन्होंने अब्दुल जब्बार साहब से पूरी स्थिति केस स्टडी कर ली भोपाल गैस कांड की। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि तीसरे और चौथे दिन वो लगातार भोपाल गैस कांड के ऊपर 2 घंटे 2.5 घंटे तक बोलना शुरू कर दिया। तो जो अंदर का उनका एक जज्बा था चीज को पकड़ के काम करने का और उसका एनालिसिस करने का, वो शुरू से ही ऐसा रहा। भोपाल में बहुत छोटा था
कार्यकाल है उनके जीवन का, उस कार्यकाल में लगभग हर क्षण का मैं गवाह हूँ। ज़्यादा बाहर तो नहीं निकला, लेकिन संपर्क से, फोन से, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे जाना है, कहाँ मीटिंग होनी है, कहाँ नहीं होनी, वो सारी जानकारी मुझको है। फिर उसके बाद जो उनका पूरा रिसर्च बेस है, जो उनका पूरा डाटा कलेक्शन है, क्योंकि मैं एक ही जगह रह के काम करता था, इसलिए वो पूरा डाटा कलेक्शन मेरे हाथ में से होकर गुजरा। वो चाहे लंदन के आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट्स हो, या दिल्ली के आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट हो, या धनबाद के डॉक्यूमेंट्स हो, उन सब पर लगभग काफ़ी काम किया। और छोटी सी उम्र में इतने दस्तावेज पढ़े कि अब मन तो उसी में रम गया है, उससे बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। इसलिए बहुत सारे साथियों ने सोचा कि भाई अब इस राजीव भाई के काम को बंद तो नहीं करना है, कैसे शुरू करें। तो मैंने इतनी जिम्मेदारी ले ली कि भाई जब तक नए साथी तैयार नहीं होते, जब तक नए लोग सामने नहीं आते, तब तक मैं इस प्रभाव को टूटने नहीं दूंगा। ये प्रभाव लगातार चलता रहेगा। राजनीति करना, स्कूल कॉलेजों में जाना, ये श्रृंखला लगातार चलती रहे, ये प्रभाव न टूटे, इस प्रभाव को लगातार बनाए रखें, नई टीम तैयार करते रहें। जब तैयार हो जाएगा तो उनको इस चीज़ को आगे सौंप देंगे और फिर मैं वापस से रिसर्च के काम में लग जाऊँगा। इतना सा सोच के मैं धीरे धीरे निकलने का प्रयास किया है। अप्रैल में तो उनसे चर्चा हुई तो मैंने उनके सामने एक आग्रह रखा कि स्वामी जी, हम सब तो भारत स्वाभिमान में लगे हुए और आपका आदेश सर आंखों पर उनके सारे कार्यक्रम काम लगे रहे, मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन राजीव भाई के बारे में कुछ जो उनकी अलिखित किताबें हैं, जो अधूरी किताबें हैं, उनका प्रकाशन करना है, उनकी सीढ़ियों का वितरण करना है और देश देश पूरे विचार को फैलाना है। इसके लिए हम कुछ एक संस्था बना के, ट्रस्ट बना के काम करना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप करो, इतना सहयोग होगा, हम भी करेंगे और हम लोग तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। और इसमें आपके साथी भी और आप लोग भी जितना तेजी से जुड़ेंगे अच्छा ही होगा और इस पूरे विचार को फैलाने में मदद होगी। तो ये जो स्वदेशी भारत निगम हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया सेवाग्राम में, उसके माध्यम से राजीव भाई के सारे विचार लोगों तक पहुँचे। उनकी जितनी भी कैसे काम सुनते हैं, सीडी सुनते हैं, उन सबको कंपाइल करके किताबों के रूप में लाया जा रहा है। और उनकी करीब 5 अधूरी किताबें हैं अलग अलग विषयों के ऊपर। उन अधूरी किताबों को भी पूरा करके उन किताबों को भी प्रकाशित करने की योजना है। तो स्वामी जी ने दी है, उस जिम्मेदारी को हम निभाना चाहते हैं, इसीलिए भारत निगम का स्वदेशी भारत निगम का गठन किया है। एक छोटा सा कार्यशैली आपके साथ और आगे बढ़ा सके। अब एक दूसरा पहलू भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपने जाने से पहले राजीव भाई लगभग 6 महीने से 30 नवंबर को वो गए। 30 नवंबर के लगभग 6 महीने पहले से सेवाग्राम में 2 बार उनका आना हुआ। लगभग 8-8 दिन हो गए। हम आते हैं तो किसी को बुलाते नहीं थे अपने साथ में, क्योंकि बाकी जगहों पे इतनी भीड़ भाड़, इतना रश रहता है, इतना टाइट शेड्यूल रहता है कि सोचने का समय, लिखने का समय नहीं मिल पाता है। तो जब भी वो सेवाग्राम आते थे तो वर्धा के कार्यकर्ताओं को भी जानकारी नहीं रहती थी कि राजीव भाई आने वाले हैं। नहीं तो वर्धा के कार्यकर्ता भी फिर यहाँ चल रहा है, मीटिंग करनी है, इस गाँव में जाना है, उस गाँव में जाना है, वो शेड्यूल चलता ही रहता है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि वर्धा के कार्यकर्ताओं को भी नहीं बताना है, सिर्फ स्वामी जी को पता रहता था कि वो सेवाग्राम गए हुए हैं, बाकी किसी को नहीं पता। कि उनको अचानक से जाना पड़ा। अब उन सब चीज़ों को हम लिखित रूप में लेके आएंगे। अगले 30 नवंबर तक का हमारा टारगेट है। 30 नवंबर को सेवाग्राम में राजीव भाई की स्मृति में काफ़ी बड़ा फंक्शन करने की योजना है। पहली बरसी है तो देश भर से काफ़ी साथी इकट्ठा हो रहे हैं। तब तक स्वामी जी ने हमको आदेश दिया है कि आप जो भी किताबें हैं कंप्लीट करके आप एक उनको शेप दे दीजिए। लगेगा तो 30 नवंबर को उनका उद्घाटन कर दिया जाएगा और 30 नवंबर से पूरे देश में वो प्रसारित होना चालू हो जाएगा।
तो ये हमारे लिए होमवर्क है। इसीलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा हूँ कि 30 नवंबर तक की ये जिम्मेदारी दी है तो उसे पूरा करना है, तो ज़्यादा बाहर भागेंगे। पूरे देश भर में हम लोग जो भी विचार है इस पूरे विचार को लेकर निकलने की योजना बना रहे हैं और जिन जिन गाँव में राजीव भाई गए हैं उन सभी गाँवों में जाकर इन सारी बातों को समझाना है और कहना है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि राजीव भाई नहीं है। राजीव भाई हैं, उनका काम लगातार चल रहा है, उनके तैयार किए हुए सेनानी लगातार इस लड़ाई में लगे हुए हैं, ये लोगों को लगता रहे और इसमें से कोई नया नेतृत्व तो निकल सके देश के लिए, ये योजना लेकर हम लोग इसमें साथ में लगे हुए हैं। अब सवाल आज की परिस्थिति का है, आप सब वाकिफ हैं, कोई इसमें नई बात मैं करने जा रहे हैं वो कितना गंभीर है और कितना महत्वपूर्ण है। इससे हमें इतना तो समझ में आ ही गया कि वास्तव में राजीव भाई जो बोलते थे या परम पूज्य स्वामी जी जो बोलते हैं या दूसरे लोग भी बोलते हैं कि ये गोरे अंग्रेज नहीं काले अंग्रेजों का शासन है, ये सत्य सिद्ध हो गया। इसके लिए अब इससे ज्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं लगती, हम सब ऐसा मानते हैं। दूसरा, सरकार कितनी बर्बर हो सकती है ये हमने देखा, आगे स्थिति ज्यादा बर्बर होगी ये भी हमें मन में ठानना चाहिए। हमको इस उड़ाने में नहीं रहना चाहिए कि हम सरकार की निंदा करेंगे और सरकार को आसानी से छोड़ देंगे। 300 लाख कोटी 300 लाख करोड़ का 8 लाख कोटी करोड़ रुपए आपको जीवन मरण के सवाल पर लेने पड़ेंगे। इसीलिए हमें ये तो बिल्कुल भी भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि सरकार हमको आसानी से दे देगी, बिल्कुल आसानी से नहीं देगी। ये लड़ाई तो हमको लंबी लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई को लंबा लेके जाना पड़ेगा। निराशा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि ये हुआ है, ये पहले शुरुआत है और ये लड़ाई और आगे जाएगी और लंबी जाएगी और भी संघर्ष होंगे। बिना संघर्ष के ये मिलने वाला नहीं है, तय करना है। भले ही वो राष्ट्रीय संपत्ति है, हम उसको बोले कि सरकार की संपत्ति है, वो सरकार के ही काम आने वाली है, लेकिन जो लोग शासन में बैठे हुए हैं, सवाल ये है कि हम इसके अलावा और क्या क्या इसमें से हो सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत जो मानना है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ और पूरे देश भर में निकलना चाहता हूँ। जो राजीव भाई का जो उनके मन में था वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमें स्वामी जी ने भी बताया, राजीव भाई ने भी बताया कि ये जो व्यवस्था चल रही है ये हमारी नहीं है, ये जो जनतंत्र चल रहा है ये हमारी नहीं है। इसको हम छोटे छोटे इतिहास के 2-3 उदाहरणों से समझना चाहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और अपना साम्राज्य स्थापित करते व्यापार शुरू करते हैं। वास्को डी गामा नाम का पुर्तगाली नाविक है, वो पुर्तगाल से आता है और केरल में कालीकट का जो समुद्र तट है वहाँ पर उतरता है। पुर्तगाल से केरल की जो यात्रा उसने किया वो हिंदुस्तान के लिए नया नाविक मार्ग खोजने की यात्रा शुरू करता है। अब उसने जो नाविक मार्ग खोजा उसकी वजह से पश्चिम के लोग, पुर्तगाल के लोग हमारे यहाँ आना शुरू कर देते हैं और उनके आने का एक ही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को लूटना है। इससे अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान पिछले 2000 साल से, पिछले 3000 साल से, ईसा पूर्व 2000 साल से और ईसा के बाद 1000 साल से पूरे दुनिया में विश्व का सिरमौर रहा है। उसके पास अच्छा संपत्ति है, उसके यहाँ अपूर्व धन दौलत है, लोगों के पास काफ़ी पैसा है, व्यापार होता है, दुनिया में व्यापार होता है। विश्व के कुल व्यापार में 2/3 से ज़्यादा हिंदुस्तान कवर करता है। तो ये सब कहानियाँ उन्होंने सुन रखी हैं, क्योंकि 2000 साल से व्यापार तो पुर्तगाल में भी होता है, तो उनको मालूम है कि यहाँ प्रोडक्शन इतना है, पैसा भी इतना है। अब यूरोप की हालत तो ऐसी है कि यूरोप में तो खाने को कुछ ज़्यादा मिलता भी नहीं है। ये 11वीं शताब्दी में तो इतनी ज़्यादा हिंसा है वहाँ पर
आप सब जानते हैं कि जो ईसाई धर्म है उसमें भी दो वर्ग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी आपस में इतने लड़ते हैं कि 250, 300, 400 साल तक की लड़ाइयों में आधी से ज़्यादा जनसंख्या उन्होंने अपनी खत्म कर ली है। मारपीट इतनी ज़्यादा कर ली है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है, क्योंकि 8-8 महीने तक बर्फ गिरती है, फसल नहीं होती है, तो करें क्या, खाएं क्या। तो उनको लगा कि अगर ईस्ट वाले लोगों के पास पैसा है, भारत के पास पैसा है, तो चलो कुछ पैसा लूट लाएं। लेकिन समुद्री मार्ग नहीं था, वास्को डी गामा ने खोजा समुद्री मार्ग, तो लूटने के लिए आ गए। वास्को डी गामा पहली बार आया और लूट के गया, तो करीब 6 पानी के जहाज उसके साथ गए थे। और उसके बाद दूसरे लोग आए तो उन्होंने भी एक लूट का सिलसिला रखा। उसके बाद डच आ गए, डच लोगों ने लूट का सिलसिला रखा। अंग्रेजी लोग तो 1600 में आना शुरू हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में हमारे यहाँ पे पैर रखा है और फिर सूरत में कोठी बनाई, सूरत में कोठी बना के अपना काम धंधा शुरू किया। नवाब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हो? बोले व्यापार करना चाहते। क्यों करना चाहते हो? हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा व्यापार से पैसा कमा लेंगे, अपने घर जाकर रोटी खाएंगे। तो हमारे यहाँ से भी राजा दान भी हुआ करते थे, जाओ करो व्यापार। उस समय उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि अंग्रेज लोग व्यापार करके करके क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने परमिशन दे दी, लाइसेंस दे दिया। अब हमको समझने की जो बात है यहाँ पे, वो ये समझने की बात है कि हमारी लूट हमारी मर्जी से हुई, किसने जबरदस्ती नहीं लूटा। हमने लाइसेंस दिए हैं लोगों को, आज भी दे रहे, आज भी लूट हमारी मर्जी से ही हो गई। चाहे MOU साइन होते हो, चाहे मल्टीनेशनल आते हो, चाहे विदेशी लोग आते हो, या हमारे नेता लोग तो हमारी मर्जी से रोक रहे हैं, हम उनको परमिशन दे के बैठे। इसलिए हमारे लोगों ने लाइसेंस दिया है। बस इतना ही था कि हमको समझ में नहीं आया उस समय कि लूटने के लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं। व्यापार का मतलब लूटना होता है, तो हमको 200 साल बाद समझ में आया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया कि यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो महाराजा थे, उनके साथ दोस्ती करना शुरू किया। 20, 25, 50 लोगों की फौज बना ली। फौज बना के उनका एक ही काम था, किसी भी राजा के पास जाते, बोले देखो हमारे पास 50 लोगों की सेना है, आप हमको अगर अपने साथ रखेंगे तो हम विरोधी राजा को आके पछाड़ देंगे कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर व्यापार करने का मौका मिले। ठीक है, व्यापार कर लीजिए और हमारी रक्षा करते रहिए। तो राजाओं को अपने वश में कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। 1600 से लेके और 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नहीं किया है। राजाओं से दोस्ती की है, उनसे चार्टर लिखवाया है, उनके साथ हलफनामा लिखवाया है, दोस्ती की है और हिंदुस्तान को लूटा है। समझौता था, एक तरह का समर्पण था। बंगाल का नवाब, उस जमाने का जो बंगाल था वो काफी बड़ा एरिया था, आधा लगभग आधा हिंदुस्तान आप मान के चलिए, ऐसा आधा नहीं तो 2/3, 1/3 तो था ही, 1/3 ऐसा मान के चलिए। पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा, पूरा बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ हाँ लगभग बिहार के बाद फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस शुरू हो जाते हैं। तो बिहार तक का हिस्सा पूरी इंडिया कंपनी ने बोला जी हमसे दोस्ती कर लो। तो नवाब सिराजुद्दौला का जो नाना था अली वर्दी खान, उनका नाम था, तो अली वर्दी खान ने नवाब सिराजुद्दौला की चिट्ठी लिखी। उसमें चिट्ठी में उसने लिखा कि देखो मैं तो बूढ़ा हो गया और कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन पूरे देश का जो हाल देख रहा हूँ वो देखते हुए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये कहते तो ये हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन दोस्ती के बहाने दरअसल ये हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। इस आशय का पहला पत्र अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को लिखा था। उससे पहले ये आभास ही नहीं हुआ लोगों को कि हो क्या रहा। जब अली वर्दी खान ने लिखा तो उनको लगा कि शायद हमारे नाम कुछ ठीक बोल रहे होंगे, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इन्होंने धमकी दी कि दोस्ती नहीं करोगे तो हम आपसे युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है युद्ध कर लेते हैं। अब युद्ध जब होने का तय हो गया
और प्लासी का मैदान कैलकाटा से लगभग 150 किलोमीटर के आगे की स्थिति है। मुर्शिदाबाद और कैलकाटा के बीच में प्लासी का मैदान है, वहां पर युद्ध होना था। सिराजुद्दौला की सेना 18,000 थी और अंग्रेजों के पास 1700-1800 की सेना थी। तो ये तो वो भी जानते थे कि अगर लड़ाई हुई तो हम तो जीत पाएंगे नहीं, क्या करें जी। तो उन्होंने जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको पटाया और उसको बोला कि देखो जी, आप अगर हमारे साथ दोस्ती करोगे, मिल जाओगे, तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, नहीं तो सिराजुद्दौला तो कभी बनने नहीं देगा। अली जो मीर जाफर था उसको लगा, तो था ही वो, लेकिन उसको लगा कि शायद अंग्रेज हमको राजा बना देंगे। वो उसकी बात में आ गया। उन्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है कि जब युद्ध शुरू हो तो युद्ध शुरू होने के 10 मिनट के अंदर आपकी सेना हमारा आत्मसमर्पण कर दे हमारे सामने। इतना ही करना है, क्योंकि नवाब नहीं होगा युद्ध में, आपके ही हाथ में सारी कमान है। तो आप सिर्फ इतना करना कि हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देना, बाकी सेना तो फिर आपका आदेश मानेगी। तो वही हुआ, युद्ध शुरू हुआ और 10 मिनट के अंदर मीर जाफर ने अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और अंग्रेजी सेना में, अब आप कल्पना करिए कि उन 1700-1800 सैनिकों ने 18,000 सेना को बंदी कैसे बनाया पता नहीं। उनको बंदी बनाया और बंदी बना के किले में डाल दिया और नवाब के पास पहुंच गए कि हमने तो आपकी सेना को बंदी बना लिया है, अब आप एक कुर्सी खाली करो। तो उन्होंने कुर्सी खाली तो नहीं की, तो उन्होंने उसकी हत्या करवाई, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते ही उन्होंने उनसे समझौता लिखवाया कि आपको पूरे बंगाल प्रांत में व्यापार करने का अधिकार है। ये अधिकार पत्र उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद मीर जाफर की भी हत्या करवा दी। यहाँ से हिंदुस्तान की तकदीर बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक सिर्फ व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। खुद डायरेक्ट शासन वो नहीं करती थी, बस राजा अगर हमारी मर्जी का है तो तुम हमारी मर्जी के हिसाब से काम करो, नहीं है तो तुमको हटा देंगे, आपका भतीजा भांजा जो भी कोई आपका रिश्तेदार होगा उसको गद्दी पर बैठा देंगे, शासन हमारे हिसाब से चलेगा। डायरेक्ट शासन नहीं करते थे वो, शासन भारतीय राजा ही करते थे, लेकिन उनकी मर्जी से करते थे। तो 1757 से लेकर और 1833 तक, 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य खत्म हुआ है। तो 1757 से 1833 तक उन्होंने पूरे देश भर में लूट का साम्राज्य स्थापित कर दिया और उस लूट के साम्राज्य से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई है। ये सारे इतिहास जानते हैं। मैं आपको ये घटना इसलिए सुना रहा हूं कि जो लूट की परंपरा है वो आज की नहीं, हिंदुस्तान को लूटने की परंपरा कोई आज से शुरू नहीं हुई है, ये पिछले 400-500 साल से लगातार चालू है और आज भी चालू है। ये उसी का एक धागा है जो आज तक लगातार चलता चला आ रहा है। 1833 में इंग्लैंड की महारानी ने बोला कि भाई अब आप अपना शासन खत्म करिए, डायरेक्ट हमारा रूल होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई हमने 200-250 साल शासन किया है, आपको ऐसे कैसे दे दें, इसकी कीमत लगेगी। तो उनका क्या कीमत लगेगी? तो जो सौदा तय हुआ, ये की घटना किसी को मालूम नहीं है, हमें बताई जाती, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो सौदा तय हुआ वो 15 लाख पाउंड में तय हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत सौंपने का 15 लाख पाउंड में सौदा तय किया और वो 15 लाख पाउंड हिंदुस्तान को ही चुकाने पड़े। ये भी एक गंभीर सवाल है। इंग्लैंड अपनी जेब से देता ना, या इंग्लैंड की सरकार अपनी जेब से 15 लाख पाउंड देती ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से नहीं दी। हिंदुस्तान के ऊपर टैक्स लगा के उन्होंने 15 लाख रुपए निकाले और वो 15 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। हिंदुस्तान के ऊपर साम्राज्य स्थापित हुआ। अब ये दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ है। दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ इसलिए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करती है वो हमारे कानून से करती है, उन्होंने अपने कानून नहीं बनाए।
लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ पर शासन करना चालू किया, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की स्थापना की। रूल ऑफ लॉ माने सीधे से शब्दों में कि उन्होंने एक कानून का स्ट्रक्चर बनाया और ये बोला देश के लोगों को कि ये कानून है, इसका पालन करना हमारा धर्म है और इस कानून के हिसाब से ही पूरा भारत चलेगा। इसको उन्होंने रूल ऑफ लॉ का नाम दिया। उससे पहले हिंदुस्तान में रूल ऑफ नेचर था। कोई बाप दादा खेती करते आ रहे हैं, सालों से बोल के खेती करते आ रहे हैं, उनके बच्चों को खेती ऑटोमेटिकली मिल जाती है, प्रकृति का नियम, कोई लिखा हुआ नियम नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया किसी ने। गांव के स्कूल चलते हैं, गांव वालों ने तय कर लिया कि भाई हमारे यहाँ स्कूल चल रहा है, इतना अनाज हम स्कूल को देंगे, इतना अनाज टीचर को देंगे और ऐसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के खेती का काम करेंगे या लोहारी का काम करेंगे या काम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे। जो भी एक प्राकृतिक नियम बना है, सदियों से बनाया हुआ है, उसमें समाज चलता है और उसके हिसाब से काम चलता है। लेकिन 1833 के बाद ये सारे नियम खत्म कर दिए और हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ, ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये ही हमारे गले का पत्ता है। मेरा ऐसा मानना है कि रूल ऑफ लॉ का आना और अपने नियम कायदे कानून का खत्म होना मतलब स्वदेशी का खात्मा होना, स्वदेशी विचारों का खात्मा होना, स्वदेशी समाज का खात्मा होना, स्वदेशी उद्योग धंधों का खात्मा होना और स्वदेशी की जो पूरी परिपाटी हजारों सालों से हिंदुस्तान में चल रही थी। लोग अपना उद्योग चलाते थे, लोहा बनाते थे, कोई स्टील बना रहा है, कोई पीतल बना रहा है, कोई चांदी बना रहा है, कोई सोना बना रहा है। ये सारी तकनीकें राजीव भाई के व्याख्यानों में आपने सुनी है, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक सिर्फ संदर्भ दे रहा हूँ कि एक जीता जागता समाज है। अगर सोने की चिड़िया है तो कोई हवा में सोने की चिड़िया नहीं बन गया है। सोने की चिड़िया बनाने वाले धंधे हमारे पास हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट है, लोग मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं और जो जानकारी अभी निकल के आ रही है, ये साइड में जो निकल के सामने आ रहा है कि वहाँ छोटी छोटी लोहे की भट्टियाँ भी निकल के सामने आ रही है। जो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं वो भी मिली है खुदाई में, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लोहा बनाने की तकनीक है पूरे हिंदुस्तान में शामिल है। और एक रफ एस्टिमेशन ये है कि लगभग 10,000 भट्टियां हैं पूरे देश भर में जो लोहा गलाने का काम करती हैं और करीब करीब साल का उस जमाने का एस्टिमेशन है तो आप समझ लीजिए करीब करीब 1.5 लाख 2 लाख टन जो लोहा गलता है पूरा का पूरा एक्सपोर्ट होता है। यहाँ किलो में लोहा नहीं लगता, सिर्फ जो पत्थर है, पत्थर को ज्वाइन करने के लिए लोहे की कील थी जो पत्थर को एक पत्थर से ज्वाइन करती थी, उतना ही पूरे जहाज बनाते थे उस समय, तो जहाज में लोहा लगता है, बाकी का लोहा एक्सपोर्ट होता है सारा का सारा। तो ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो सारा काम कर रहे हैं, ये पूरा स्वदेशी तकनीक है। हम सोने की चिड़िया है तो स्वदेशी के आधार पर है, कोई विदेशी के आधार पर नहीं है। और जैसे जैसे हमारा पूरा एक स्वदेशी का स्ट्रक्चर तोड़ा गया है, जैसे जैसे हमारे कानून तोड़े गए हैं, वैसे वैसे सबसे पहले हिंदुस्तान में इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कानून बना है और कानून के द्वारा ये स्थापित किया गया है कि कैलकाटा और कैलकाटा के आसपास जितने भी गाँव हैं उनमें अंग्रेजी विद्यालय खोले जाएंगे और ये अंग्रेजी विद्यालय खोले जाएंगे और जो हमारे यहाँ के गुरुकुल चलते हैं उन गुरुकुलों को बंद किया जाएगा। उसमें देने वाली दान की राशि को कानूनी रूप से अपराधी घोषित करेंगे। अब देखिए रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये समझे जो रूल ऑफ लॉ है रूल क्या सकता है। अंग्रेज नहीं आते तो हम अज्ञानी रहते, अंग्रेज नहीं आते तो हम पिछड़े रहते, अंग्रेज नहीं आते तो हमको रेल नहीं मिलती, अंग्रेज नहीं आते तो हम ज्ञानी नहीं होते, हम इतना भी नहीं जान पाते। एकदम मिथ्या है, एकदम झूठा है। सच बात तो यह है कि अंग्रेजों को यहाँ पे जो भी शासन उन्होंने स्थापित किया है वो लूट के लिए ही किया है। इसको मैं 101 ढंग से सिद्ध कर सकता हूँ, कोई और उद्देश्य है ही नहीं। सिर्फ फौज रखनी थी तो पुलिस का कानून बना दिया, पुलिस एक्ट बना दिया। आपको चारों तरफ से घेर के उन्होंने कानून का साम्राज्य स्थापित कर दिया और ये कहा कि जो भी इस कानून से बाहर जाएगा वो अपराधी होगा और जो इस कानून के अंदर रहेगा वो नागरिक होगा।
अब यहां हम फंसे, हमको इसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। कानून करता है तो भी कानून के हिसाब से ही करता है। अब आपके पास इतनी छूट है कि कानून आपके साथ कानून का वायलेशन हुआ है, आप ठीक है कोर्ट में चले जाइए, अपना वायलेशन से कर लीजिए, लेकिन हम तो लूटेंगे। आज भी देखो ना, लॉजिक तो वही है ना। सरकार ने 4 तारीख की रात में जो लाठीचार्ज किया है, कानून को अपने हाथ में लेकर किया है। वो गैर कानूनी ढंग से नहीं किया है। उसने पहले, काफी लोग जानते होंगे आप में से ये, उसने पहले रात में 10 बजे 10:30 बजे बाकायदा मजिस्ट्रेट को बुला के कानून अपने हाथ में लिया होगा और ये परमिशन दी होगी कि ऐसे 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 हमारे कानून का वॉल्यूशन हो रहा है, हमने इनको इतने की परमिशन दिया था, इतने ज्यादा लोग आ गए हैं, यहाँ पर भगदड़ होने की संभावना है, ऐसा होने की संभावना है, वैसा होने की संभावना है, इसलिए शासन की सिक्योरिटी के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये परमिशन को मजिस्ट्रेट से लेकर आए होंगे, उसके बाद लाठीचार्ज, मतलब कानून सम्मत होकर किया। अब आप कोर्ट में जाते हैं तो चले जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कनेक्टिविटी है ठीक वही है जो अंग्रेजों के जमाने की। ये जो कानून का शासन है, ये जो कानून का नूर है, ये असल में हमको बांधे रखने के लिए, गुलामों को बांधे रखने के लिए। अच्छा, ये बनाते हैं, इतने तरह की चीजों का शोध करते हैं, इतनी सभ्यताएं स्थापित करते हैं। 5000 साल से 50,000 साल से भारत की सभ्यता चली आ रही है। उन्होंने राज्य के कानून बनाए हैं, राजा को कैसे काम करना है उसके कानून बनाए हैं, नगर को कैसे काम करना है उसके कानून बनाए हैं। रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं बनाए? सोचने की बात है, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड में ही क्यों बना? इंग्लैंड में इसलिए बना कि इंग्लैंड के लोगों ने पिछले 1000 सालों से दुनिया के लोगों को गुलाम बनाया है, और उन गुलाम बनाए हुए समाजों को, गुलाम बनाए हुए देशों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, उसके लिए रूल ऑफ लॉ का निर्माण। इतने तरह के धर्म है, इतने तरह के मत है, इतने तरह के संप्रदाय हैं, सबको अपने अपने हिसाब से काम करने की आजादी है, छूट है। हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, इसलिए हमको रूल ऑफ लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान को गुलाम बनाना था। और एक गुलाम देश और एक गुलाम समाज कैसे कंट्रोल होता है, वो रूल ऑफ लॉ से निकलता है। इसलिए रूल ऑफ लॉ की स्थापना इस देश में गुलाम होने की स्थापना की निशानी है। सवाल ये खड़ा होता है, सरकारें हमारी जो काम कर रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी की हो, पार्टी का सवाल नहीं है, सिस्टम का सवाल। अगर वो सिस्टम आज भी लगातार जारी है तो सिस्टम वो मानता क्या है? वो ये मानता है कि हमारे देश के लोग आज भी उसी तरह के गुलाम हैं और उनको उसी तरह से हाँकना है जैसे अंग्रेज हाँका करते हैं। आपने देखा ना जयंती नटराजन का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें कह रहे सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो 120 करोड़ लोगों के नुमाइंदे नहीं है। 120 करोड़ के नुमाइंदे संसद में बैठे हैं, इसलिए संसद बड़ी है, सिविल सोसाइटी बड़ी नहीं। ये आज भी हुई है। एक बार आपने चुन के भेज दिया तो हम राजा हैं इस देश के, आप प्रजा हैं, आपकी कोई कीमत नहीं, जैसा चाहिए वैसा बिहेवियर करेंगे। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता है। इसीलिए राजीव भाई बार बार मजाक में बोला करते थे कि जो हमारा शासन वर्ग है या ये जो गोल 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 संसद है ना, इसमें अंग्रेजों की आत्मा बसी, इसलिए बोला। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये सिद्ध करना चाहता हूं कि जो शासन था वो शासन आज भी चालू है। उसके बाद 1757 हो गया, सबको तो कानून से जकड़ने की वजह से लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ अब हम गुलाम हो गए। 1833 तक ये अंदाज नहीं था कि हम गुलाम हो जाएंगे। 1835 तक ठीक है, तो इसको लूट लिया, उसको लूट लिया, थोड़ा पैसा लूट के ले गए, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, मार पीट दिया, वहां तक ठीक चलता है। लेकिन 1833 के बाद अगले 20 सालों में देश के लोगों को ये समझ में आ गया कि हम गुलाम हो गए, ये एहसास हो गया। ठीक 100 साल बाद जब हमको ये समझ में आया कि हम गुलाम हो गए, तो गुलामी से आजादी पाने की छटपटाहट भी आई, लोगों ने विद्रोह किया। वो विद्रोह सेना के माध्यम से हुआ, ये अलग बात है, लेकिन सेना
उस विद्रोह का एक प्रतीक मान कि अगर आप 1857 की पूरी कहानी देखें, पूरा उसका एक रहस्य अपने सामने लाए, तो 1857 में सैनिकों ने तो सिर्फ शुरुआत की। बाकी की लड़ाई तो हिंदुस्तान के गांव वालों ने लड़ी। आपको विश्वास नहीं होगा, लोहार लोगों ने जो फरसे बनाए हैं, जो हथियार बनाए हैं, अपने पैसे से हथियार बना के सप्लाई किए। जब ये क्रांतिकारी लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में बगावत हुई है और दिल्ली में हम जीत गए हैं, मेरठ से लेके दिल्ली तक पूरा कत्लेआम गांव के लोगों ने मचाया है, सिपाहियों ने नहीं मचाया। इसका मतलब लोगों के अंदाज था कि हम गुलाम हो गए हैं और हमें इस गुलामी में से निकलना है। ये हमको 300 साल में समझ में आया। ये दुर्भाग्य है कि हमारे ही कुछ लोगों ने, हमारे ही कुछ राजाओं ने, अंग्रेजों के पास फौज नहीं थी उस जमाने में। मेरे ख्याल से 12,000 या 13,000 की सेना, जो अंग्रेजी मूल सेना है, तो 12-13,000 से पूरे देश को कंट्रोल करना उनके लिए संभव नहीं था। तो उन्होंने यहाँ के राजाओं को भी मिलाया फिर से। तो यहाँ के राजाओं की जो सेना थी वो उसके साथ मिलकर पूरे देश को फिर से कंट्रोल किया। 1857 जीतते जीतते हमारे हाथ से गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुशल नेतृत्व नहीं था जो उस समय पूरे देश को एक दिशा में ले जा सकता था। पूरे सरकार को ये जो क्रांति हुई ना, उसके बाद सरकार ने पूरा ओवरहालिंग किया। जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी जो लोग थे, साम्राज्य जो था, उसने पूरी अंग्रेजी सेना की और पूरा प्रशासन की ओवरहालिंग की। उस ओवरहालिंग में लगभग ऐसा मानना चाहिए कि 60 लाख पाउंड का कर्जा फिर से हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ा। 60 लाख पाउंड हिंदुस्तान से खींचा उन्होंने, किसानों से, मजदूरों से, लगान लगा के, राजाओं से, चीन के इससे टैक्स, उससे टैक्स, दुनिया भर का जो टैक्सेशन लगाया वो हिंदुस्तान को दोबारा से बांधने के लिए लगाया। और जो देश स्वावलंबी है, जो देश स्वदेशी है, किसी से भीख नहीं मांगता, किसी से उसने उधार नहीं मांगा आज तक, दुनिया को दिया ही है, वो देश 1860 में 60 लाख पाउंड का कर्जा अपने सर पर रखकर बैठा हुआ। किसी वजह से, अंग्रेजी हुकूमत की वजह से। और ये कर्जा 1901 या 2 में फिर से दोबारा आया और उसके बाद फिर जो कुछ है हम सब जानते हैं। देश आजाद हो गया। अब जो देश आजाद हुआ उसमें दो के साथ साथ आर्थिक आजादी चाहिए और इसी के लिए पूरे आजादी के संग्राम में स्वदेशी का आंदोलन चला। एक धारा थी कांग्रेस की पूरी एक धारा थी जो बोलती थी ये तो 1917 में ही कांग्रेस से सत्ता लेने के लिए तैयार है अपनी शर्तों। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम इतना, आपको लगता है कि हमने आपको गुलाम बनाया तो इतना कर देते हैं कि जो हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं उसमें आप अपने नुमाइंदे भी खड़े कर दीजिए, हमारी पूरी संसद होगी, उसमें 2-4-5 लोग आपके भी शामिल हो जाएंगे, तो आपका प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा। तो कांग्रेस वाले इसको भी तैयार करना बहुत अच्छी बात है। गांधी जी रोक नहीं, पूरी आजादी चाहिए, आपके शासन में सहभागिता नहीं चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। तो लोगों ने कहा गांधी जी मना कर रहे हैं, होनी चाहिए। 1935 में फिर से ऐसा हुआ, एक बार फिर से अंग्रेजों ने लालच किया, आप ले लो फिर से, चलो आधे आजादी ले लो, आधे आपके लोग हो जाएंगे, आधे हमारे लोग हो जाएंगे। गांधी जी फिर से रंग लगा नहीं, पूरी आजादी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में भी 2 धाराएं चली हैं जो बार बार अंग्रेजों के लालच में शामिल होने के लिए तैयार है कि नहीं, हमें तो जो है आप दे दो साहब, जितना है उतना दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने पैर फंसा के रखा है, नहीं चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए, उसके नीचे की कीमत में नहीं चाहिए। और अंत में जब अंग्रेजों ने देखा कि हम इनको शामिल नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की पूरी कहानी रचता है। अब दुर्भाग्य हमारा ऐसा कि हम उसको भी नहीं समझ पाए। हमने 150 साल तक जिसके लिए लड़ाई लड़ी और इस 150 साल में 6.5 लाख क्रांतिकारियों को खोया और उसके बाद हम ट्रांसफर ऑफ पावर पर साइन करने के लिए तैयार हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक को इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकता।
ये जो समस्या है ना, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमको आज की स्थिति की कोई अंदाज नहीं लगेगा। अब ट्रांसफर ऑफ पावर में आप एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं कि इस कानून की व्यवस्था को तो आप बदल ही नहीं सकते। अब बदलेगा सवाल ये, जब आप समझौता करके बैठे हुए हैं और आपने पूरा लिख के दिया हुआ है कि भाई हम इस आपका जो जितना भी साम्राज्य है, जितने भी नियम कायदे कानून है, जितने भी आपने व्यवस्थाएं बनाई है, इनको हम नहीं बदलेंगे, ये ऐसी की ऐसी चलेंगी। और सुभाष चंद्र बोस के सवाल पर तो हमने समझौता कर रखा है ना, जैसे बॉडी मिलेगी हम अंग्रेजों को सौंप देंगे। शासन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर में जो लिखा हुआ है अभी उसका अध्ययन चालू है। राजीव भाई ने निकलवाया है उसको, वहां से थोड़ा बहुत अध्ययन करना चालू है, लेकिन उसको अध्ययन करने से जो अंदाज लग रहा है वो ये लग रहा है कि अंग्रेजों के बनाए हुए साम्राज्य को हम अक्षरशः पालन करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने कर रखा है। इसलिए हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक हम इन सारे सवालों को नहीं उठेड़ेंगे तब तक जनता को भी नहीं पता चलेगा। आगे ऐसा नहीं, आप एक सामान्य रूप में देखो, अंग्रेजों ने भी पिछले 50 सालों में अपने बहुत कुछ बदल दिया, अमेरिका वालों ने भी बदल दिया, हमने नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? आज हम बदलेंगे तो अंग्रेज हमसे पूछने नहीं आएंगे कि आपने क्यों बदल दिया, लेकिन हम इतने स्वामी भक्त हैं उनके प्रति कि हम बदलना ही नहीं चाहते। आका माना हुआ है, अपना साम्राज्य माना हुआ है, भारत में विलेन की माने हुए, कॉमनवेल्थ के सदस्य हम आज। तो इसलिए गुलामी की जो निशानियां है, गुलामी की जो मानसिकता है, ये व्यवस्था नहीं बदलने देती। अब भारत स्वाभिमान और हम सब साथियों का एक ही उद्देश्य है कि जो गुलामी की निशानियां हैं या जो गुलामी की मानसिकता है, जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे तब तक देश में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये कहना चाहता हूं कि जिस वजह से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, ये गांधी जी ने, गांधी जी से किसी ने पूछा कि आप कैसा चाहते हैं हिंदुस्तान, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्य शहर में आपको सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस माध्यम से हिंदुस्तान गुलाम बना है, जिस नीतियों से हिंदुस्तान कंगाल हुआ है, या जिस नीतियों से हम सोने की चिड़िया से कंगाल भारत बने हैं, उन्हीं नीतियों के द्वारा स्थापित होने से ही हम फिर से सोने की चिड़िया बनेंगे। मतलब ये ऐसा है कि अगर स्वदेशी के माध्यम से हम सोने की चिड़िया है तो स्वदेशी के माध्यम से फिर से सोने का शेर बने, और कोई रास्ता नहीं। ये आप ये गांठ बांध लेनी चाहिए। क्यों? अगर आज की नीतियों से 85% 75% लोग ऐसे हैं तो 20 रुपए से नीचे बचा करते हैं। ये तो राजीव भाई ने बता ही दिया, रिपोर्ट सरकार के सामने आ गई, सरकार मानती है और कोई माने ना माने, ठीक है, यहाँ का 10% वर्ग है वो नहीं मानेगा इस बात को, ना माने, लेकिन जो यथास्थिति है वो तो देखनी पड़ेगी। कर्जा आपके ऊपर इतना है कि हर आदमी के ऊपर लगभग 4,775 रुपए का कर्जा है। राजीव भाई गए हैं, उनके ऊपर भी कर्जा है, ऐसा नहीं कि बिना कर्जे के चले गए। हम भी जाएंगे तो कर्जा ही है हमारा, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कर्जा लेके गए जा रहे हैं। स्थिति हमारी ऐसी कि हम कर्जा चुका नहीं सकते। 30 लाख 35 लाख करोड़ का आपका सालाना बजट है, उसमें से आप 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया बजट जो ब्याज कर्जे का जो ब्याज है उसको चुकाने में देते हैं, कर्जा कहां से चुकेगा? कर्जा चुकाने की मानसिकता क्या हमारी नहीं है, समझ में नहीं आता। ये जो 4 लेन 5 लेन 5 लेन 6 लेन बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप कर्जा ले रहे हैं इसलिए बना रहे हैं, अपने दम पर नहीं बना रहे। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री आप अंगूठा छाप भेज दो, फिर भी ये फ्लाईओवर बनते रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्लाईओवर नहीं बनाता। ये जो विदेशी कंपनियां जो हमको कर्जा देती हैं, ये जो मोटर इंडस्ट्री चलती है, वो आपकी फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। हमने हमारे लिए फ्लाईओवर नहीं बन रहे, हमारे लिए सड़कें नहीं बन रही है, या गांठ बांध दी। हमारे यहाँ जो मोटर कंपनियां हैं या दुनिया में जो मोटर कंपनियां हैं, वो 5,000 मोटर आज बनाती है, उनको अगले 10 साल में 10,000 मोटर कंपनी बनाती है, वो चलेगी कहाँ? हवा में थोड़ी चलेगी। इसलिए तो 6 लेन 5 लेन बना रहे, कंपनियां बनवा रही है अपने कार्य चलाने के लिए, हमारे लिए नहीं बन रहा, हमारे लिए कोई विकास नहीं हो रहा।
कोई भी योजना है हमारे लिए नहीं, सारी की सारी योजनाएं कॉर्पोरेट घराने की। और जनतंत्र का हाल देखिए, कॉर्पोरेट घरानों की साजिश देखिए, या सरकार और कॉर्पोरेट घराने का जो गठबंधन है उसको देखिए। 2G स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा हमारे सामने उदाहरण है। 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ है भाई, जो 2G स्पेक्ट्रम की लाइनें हैं वो टाटा घराने ने 8,000 करोड़ के मूल्य की लाइनें 2,000 करोड़ की खरीदी। 6,000 करोड़ का देश को चूना लगाया, सरकार को चूना लगाया है। तो 6,000 करोड़ में 100, 200, 500 करोड़ बांट दी। मैं जो कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विकास है हमारे लिए नहीं है। आप कितनी भी जीडीपी की बात कर लो, जीडीपी में जो विकास है ये बड़ी बड़ी कंपनियों का है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा विकास होगा तो किसान आत्महत्या करते, हमारा विकास होगा तो आम आदमी की हालत होती, हमारा विकास होगा तो पैसे का डिवेल्यूशन होता। जैसे पैसे के डिवेल्यूशन की मार किस पे, हमारे ऊपर है, कंपनियों के ऊपर थोड़ी, तो डॉलर में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसलिए हमें इस भ्रम को निकाल देना चाहिए कि ये सारा का सारा खेल हमारे लिए, ये सारा का सारा खेल कंपनियों के लिए। हमारी योजना आयोग बनती है तो कंपनियों के लिए बनती है, हमारा प्लानिंग बनती है तो कंपनियों के लिए बनती है। दुर्भाग्य इस देश का ऐसा है कि बजट में 80% नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर पर खर्च होता है, 20% प्लान्ड एक्सपेंडिचर पर खर्चा होता है। करेंगे इस देश में भाई, आपने जो योजना बनाई है गरीबों के लिए वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, उसका खर्चा नहीं होता है तो 80% नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो उनके लिए क्या करते हैं, लोन बांध के ले आते हैं। जो चल रहा है देश ना, ये हमारे लिए नहीं चल रहा, ये भ्रम में हमको नहीं रहना चाहिए। ये देश बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए चल रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए चल रहा है। अपर मिडिल क्लास के में जितने घोटाले आप देख रहे हैं उससे बड़े घोटाले होने की तैयारी है। ये जो सरकार कानून नहीं बनाना चाहती ना, लोकपाल नहीं बनाना चाहती, उसके पीछे ये जड़ है। टाटा को अपना साम्राज्य अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पहुंचाना, कैसे पहुंचेगा? सरकार को चूना लगा के पहुंचेगा, देश को चूना लगा के पहुंचेगा, नहीं तो कैसे पहुंचेगा आप बताओ ना। हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं कि हम एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट है आज की तारीख में, वो एक्सपोर्ट 0.2% का है। अब 0.2% के एक्सपोर्ट में हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, उसकी बजाय इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारी कुछ नहीं है, डेफिसिट में चल रहा है ना हमारा तो सारा खेल। तो इसलिए एक्सपोर्ट से ये फायदा नहीं हो रहा, आप ये भूल जाए, ये फायदा हो रहा है सरकारों को चूना लगा, देश को चूना, सरकार मतलब देश को चूना लगा, देश को चूना लग रहा है। इसलिए इनके साम्राज्य खड़े हो रहे हैं और उन्होंने काम नहीं कर, पार्टी फंड दे, पार्टी फंड में दे देते। मैं नाम लेके तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे औद्योगिक के घराने जिनके बारे में सारी कहानी जानते हैं कि वो जीरो से लेके और आज बने हैं, तो कैसे बने, चीटिंग करके बने, बेशक नहीं किए हमने, देश को चूना लगाया, सरकार को चूना लगाया। हमारे लोग गरीब हैं तो इसलिए गरीब है कि इन्होंने सारा का सारा कब्जा कर रखा है। कानून ऐसे है कि आपके पास 100 करोड़ रुपए है तो आपको 500 करोड़ का लोन मिल सकता है, लेकिन जिसके पास कोई पैसा नहीं उसको कोई लोन नहीं मिलता। इसके लिए व्यवस्था चलती है। तो इसलिए जो अंग्रेजों का साम्राज्य था वो आज जैसा का वैसा है। इसलिए हमें इस चकाचौंध में नहीं जाना चाहिए कि ठीक है गाड़ियां आ गई, घोड़ा आ गया, ये आ गया, हमको थोड़ा लालच है, $9.5 बिलियन आ रहा है तो इसका 2 ही काम होना है। आज नरेगा में सरकार अगर 100 रुपए दे रही है तो अगले साल नरेगा में 500 रुपए मांगे। या जान जैसे जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज होगा, जैसे जैसे सरकार के ऊपर कुठाराघात होगा, वैसे वैसे सरकार पैसे की बरसात करेगी। और पैसे की बरसात किसानों में भी होगी, नेताओं में भी होगी और ब्यूरोक्रेसी में भी होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और नेताओं ही है जो इस पूरे देश को कुचलने के लिए तैयार है। सामान्य आदमी तैयार नहीं बैठा, ठीक है, फौज की तनख्वाह बढ़ा देंगे कि क्या जाता है, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह बढ़ा देंगे क्या जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपने कंट्रोल में रखना है, उनको देश की बात नहीं समझनी। बार बार ये मन कहता है कि ये हमारी सरकार है, नहीं,
ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल ये पूरे तंत्र का है। अगर हम इस तंत्र को जिंदा रखना चाहेंगे तो हम ये देखेंगे जो हो रहा है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बात जो परम स्वामी जी बोलते हैं या राजीव भाई बोलते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात इतने गहरे सवालों पर जाकर खड़ी होगी कि हमको समझना है। और ये भी तय करना पड़ेगा कि अगर इसमें से कोई विधान है तो स्वदेशी के रास्ते से ही है और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, दुनिया में कोई रास्ता नहीं। आपने जो अर्थव्यवस्था बनाई है, आपने जो कानून बनाए हैं, आपने जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बनाई है, आपने जो सिस्टम बनाया है, वो दुनिया को लेके ही तो बनाया है। भाई हमारा सारा का सारा कानूनी स्ट्रक्चर ब्रिटेन के यहाँ से आया है। हमारा पूरा का पूरा न्यायपालिका का स्ट्रक्चर और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये ब्रिटेन और अमेरिका की जॉइंट, वहां से थोड़ा ले लिया, थोड़ा यहाँ से ले लिया, हमने अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया है। अब 60 साल तो इसको चला के देख लिया है, अब इससे ज्यादा कितना चला के देखना है। तो इसीलिए गांधी जी का वो वाक्य आज भी उतना ही सत्य है कि हिंदुस्तान को अगर वापस से स्थापित करना है, उसकी पुनर्स्थापना करनी है, लोगों को रुचि देनी है, लोगों को रोटी देनी है, तो स्वदेशी से ही हो सकता है और कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। एक दूसरे का धन्यवाद, आपस में एक दूसरे की समझ बढ़ाती रहे कि भैया जब बहुत